कोई गाय ऐसी नहीं होती है जो सिर्फ दूध देती हो। हर गाय दुनिया में किसी भी देश में गोबर भी देती है, गाय दूध भी देती है। आप ये देखो कि गोबर ज्यादा देती है कि दूध ज्यादा देती है। गांधी ऐसी गाय हैं जो दूध बहुत ज्यादा देते हैं, गोबर कम देते हैं। पर अधिकांश लोग 99% लोग गोबर ही देते हैं, दूध बहुत कम देते हैं। तो गांधी का है वो चक्कर। लेकिन आप देखो कि गांधी के पहले आज़ादी की लड़ाई चल रही है, बड़े बड़े लोग हैं उसमें भाई, तिलक हैं, गोखले हैं, बड़े सारे लोग हैं उसमें। और एक आदमी जो है वो ब्रिटेन से जाता है साउथ अफ्रीका मुकदमा लड़ने। साउथ अफ्रीका में मुकदमा लड़ते लड़ते काले लोगों की वो कुछ प्रयोग करता है, कुछ नए फार्मूले करता है, उसके भीतर की ईमानदारी से वो विचित्र विचित्र किस्म के ढंग से मुकदमा लड़ता है। तो उसकी दुनिया में बड़ी, वहाँ की दुनिया में उसकी बड़ी इज्जत फैल जाती है। फिर वो धीरे धीरे साधु जैसा होने लगता है, वो चेंज होने लगता है। पूरा चेंज नहीं हुआ है, सूट अभी भी पहनता है। फिर उसकी तारीफ हिंदुस्तान में फैलती है, जो उसका ओरिजिनल देश है। तो उसको चिट्ठी जाती है कि भाई तुम सुना है बड़ा कमाल कर रहे हो, जरा यहाँ आओ, हमारी मदद करो। जैसे लोग अम्बेडकर के पास गए थे लंदन में कि भाई तुम बहुत कमाल कर रहे हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, सुनने में आया है, जरा आ जाओ देश की लड़ाई में सहयोग करो। अम्बेडकर नहीं आए, उनकी अलग कहानी है, वो पढ़ रहे थे। ये आ जाते हैं। आने के बाद ये पहले क्या करते हैं, देश वेश देखते हैं। देश देखने के चक्कर में ये अपना कपड़ा चेंज कर देते हैं कि उनको देश समझ में आने लगता है। उसके बाद ये पहला आंदोलन कहाँ करते हैं, चंपारण में करते हैं। अभी भी देश में जो सबसे पिछड़ी जगह होंगी उसमें से चंपारण आज भी एक है। तब सोचो नीलहे अंग्रेजों का कितना वहाँ पे परेशान था, वो नील की खेती कराते थे, किसानों को मारते पीटते थे, वहाँ से आंदोलन शुरू करते हैं। तो गांधी जो कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं देश को, उसमें वो बदल रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ सबसे पहले यहीं से शुरू होता है, आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण तक। पहले खुद को नहीं ठीक करोगे तो सामने वाले को क्या ठीक करोगे। तो गांधी एग्जैक्टली वही करते हैं, सूट उतार के धोती पहनते हैं, ट्रेन में 3rd क्लास के डिब्बे में चलना शुरू करते हैं, आगे जाके झोपड़ी में रहते हैं, और आगे जाके चरखा काटते हैं, और आगे जाकर के बकरी पालते हैं, और आगे जाके मिट्टी से दवाई करते हैं, आगे जाके बाथरूम साफ करते हैं, देश की लड़ाई लड़ते हैं। गांधी ने जो कुछ किया देश की लड़ाई लड़ने के लिए, और अपने जीवन में, और अपनी झोपड़ी में, और अपने समाज में, और अपने लोगों के बीच, तो उनके हथियार नए थे। पर कोई भी हथियार नया नहीं था, सारे हथियार परंपरा में थे। बस उन्होंने कबीरदास से उनका चरखा ले लिया, तुलसीदास से उनका राम राज्य ले लिया, गौतम बुद्ध से करुणा ले ली। कहीं ना कहीं से उन्होंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया, और दुनिया के इतिहास में पहली बार एक ऐसी लड़ाई शुरू की, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने एक ऐसी लड़ाई शुरू की जो बिना हथियारों की, और ऐसे हथियारों से लड़ी जा रही थी जिसमें हथियार ही नहीं थे, जिसमें मारना नहीं था, मार खाना था। क्योंकि उनको पता था कि ये इंडियंस जो 1000 साल से गुलाम हुए हैं, ये मार नहीं सकते, मार खा सकते हैं। ये उनको समझ में आ गया था। तो पढ़े लिखे आदमी थे, समझदार थे, और बहुत इंटेलिजेंट थे। महात्मा गांधी जैसा इंटेलिजेंट कोई पॉलिटिशियन उस समय नहीं था, सबसे इंटेलिजेंट। पढ़ा लिखा होना एक चीज होती है, इंटेलिजेंट होना एक चीज होती है। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं हैं, पर तुलसीदास से कम इंटेलिजेंट नहीं है, तो बहुत इंटेलिजेंट थे, गजब के। तो उन्होंने अपने दिमाग से एक पूरा का पूरा पूरी दुनिया क्रिएट की, जहां पे सत्याग्रह है, जहां पे बहिष्कार है ना, जहां पे मार खाना है, बहुत तरह के प्रयोग किए। हथियार उनके नए नए थे। तो कर क्या रहे थे वो, शक्ति की करो मौलिक साधना। ये शक्ति की मौलिक साधना थी। आराधन का 2 दृढ़ आराधन से उत्तर। किसी को 10 डंडा मारना से ज्यादा मुश्किल है 10 डंडा चुपचाप खड़े होकर खा लेना, ये ज्यादा मुश्किल है। कोई हमको 1 गाली देता है, हम 3 गाली देते हैं, और कोई हमको गाली देता जाए और हम मुस्कुराते जाएं, ये मुश्किल है। इसके लिए सेल्फ कंट्रोल करना पड़ता है। तो देश को उन्होंने बहुत सारे नए नए हथियार दिए, नए तरीके अपने जीवन में और फिर देश के जीवन में उन्होंने उतारे। तो ये क्या था, ये शक्ति की मौलिक साधना थी। आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर था। तो हम इसको कई लेवल पे देख सकते हैं। हम गांधी को हटा करके भारत के भी लेवल पे देख सकते हैं। आप भारत को अगर एक जीवंत इकाई मान लो, एक मनुष्य मान लो, है ना, तो आप देखो कि भारत भी संशय में है।
भारत की आजादी यानी सीता कहीं कैद है। कहां कैद है? समुद्र पार कैद है। और वैसे भी गुलाम जिन्होंने बनाया वो समुद्र पार से ही आए थे। और कैसे जीतोगे तुम इन अंग्रेजों से? राम अयोध्या से चले हैं, पत्नी का हरण होता है। राम जिस पूरे रास्ते से चल के जहां तक पहुंचे हैं, अयोध्या से लंका, उस जमाने में क्या और राजा नहीं रहे होंगे? रहे होंगे ना भाई, राजा तो रहे ही होंगे। ऐसा थोड़ी था कि खाली एक दुनिया में उस वक्त एक लंका थी और एक अयोध्या था, बीच में कोई राजा ही नहीं था। ऐसा थोड़ी था भाई। जैसे ससुर जी थे उनके, वैसे ही भारत की कोई निहाल थी, राजा थे। पर राम किसी राजा से मिलते ही नहीं है, किसी राजा से नहीं मिलते हैं। मेरी बीबी कहां ले गया, पेड़ से पूछते हैं, जटायु बताता है, संपाति बताता है, बानर के रूप में सुग्रीव मिलते हैं, हनुमान मिलते हैं। आदमी तो कोई मिला ही नहीं बंदे को। आदमी भी मिला तो शबरी मिली, निषाद राज मिले, निषाद मिलता है, शबरी मिलती है। कहानी में कोई राजा ही नहीं है। राम के साथ राम की सेना किसकी है? वानर सेना है। अब वो बंदर थे या उस जगह पे रहने वाले खास किस्म के लंबे चौड़े मनुष्य थे, वो एक अलग कहानी है। खोजते जाइए, पता करते जाइए। लेकिन हम मोटी मोटा तो बानर की सेना समझते हैं, जिसमें भालू भी है, राइट? तो राजाओं की सेना तो बना सकते थे। और तो और अयोध्या तो जिंदा थी, इन्हीं की खड़ाऊ रख करके भरत भाई शासन कर रहे थे। तो एक तो फोन करते कोई तरीके से, करते कोई तरीका ढूंढते फोन करने का। पुष्पक विमान हो सकता है तो फोन क्यों नहीं हो सकता है? पुष्पक विमान हो सकता है तो फोन क्यों नहीं हो सकता है? संजय कैसे देखते थे? आपको पता है? आपको हैरानी होगी। मतलब आप, ये भारत क्या गजब का देश रहा होगा, और गजब का देश तो था ही, वरना सब लोग इसी को लूटने क्यों आते? वो महाभारत में संजय को आंख दी कमेंट्री देने के लिए। लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है, तो बस पितामह ने, धृतराष्ट्र ने कहा कि संजय तब तक और टाइम पास करते हैं। तो जरा ये बताओ कि ये जो पृथ्वी है जिस पे हम तुम बैठे हैं, आप सोचिए कितनी पुरानी बात है। क्योंकि अब तो बहुत सारे साइंटिफिक तरीके भी हमारे पास हैं, जिसके हिसाब से हम पता कर लेते हैं, कार्बन डेटिंग और पता नहीं क्या क्या है आजकल। तो आइडिया हो जाती है कि 4000, 3000, 2000, 5000 तो पुरानी कहानी है, हजारों साल पुरानी कहानी है। ये तब की कहानी है जब ये किसी को नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है या पृथ्वी कैसे दिखती है। ये उतनी पुरानी कहानी है। तो संजय ने कहा कि संजय से धृतराष्ट्र ने कहा कि कैसी है ये पृथ्वी? तो संजय वर्णन करते हैं। महाभारत के भीष्म पर्व में पूरा श्लोक है। तो 10वीं सदी में रामानुजाचार्य से किसी ने यह प्रश्न किया पहली बार कि पृथ्वी कैसी दिखती है। 10वीं सदी में, अब महाभारत से मैं आगे आ गया, वहां पे लिखा हुआ है कैसी दिखती है। रामानुजाचार्य से प्रश्न किया किसी ने, कोई हो रहा होगा, रहा होगा शास्त्रार्थ या गॉड नोस क्या रहा होगा। तो रामानुजाचार्य ने नक्शा बनाया कागज पे और बना करके दिखाया, तो लोग हंसने लगे। कैसे आप नक्शा बना सकते हैं? 10वीं सदी में भी दुनिया को पता नहीं था कि पृथ्वी कैसे दिखती है, ठीक? तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमने कुछ नहीं किया है, ये महाभारत का श्लोक है, संजय ने देखा और बताया, और उस बताने के आधार पे मैंने ये फोटो बनाई है, देखो इसको। और जो नक्शा उन्होंने बनाया था, आगे जाकर के जब ऐसी विज्ञान आगे बढ़ता है और पृथ्वी कैसी दिखती है वो बताता है, तो वैसे ही पृथ्वी दिखती है जैसा संजय ने धृतराष्ट्र को बताया था और जैसा रामानुजाचार्य ने वो नक्शा बनाया था। क्योंकि रामानुजाचार्य ने जो नक्शा बनाया था वो नक्शा तो मौजूद है, वो फोटो भी है मेरे पास। जो श्लोक लिखा है उसी पे नक्शा है, और जैसा नक्शा है वैसे ही पृथ्वी दिखती है। और श्लोक में वो वर्णन आता है कि एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा है क्या लिखा है उसमें, मैं बता दूंगा आपको, फोटो भी दिखा दूंगा। वो कहते हैं, संजय कहते हैं कि ऐसा लगता है धरती 2 हिस्सों में है, और ऐसा लगता है जैसे जो है एक तरफ कोई खरगोश उछल रहा है और एक तरफ 2 पीपल के पत्ते आपस में टकरा रहे हैं।
और मैं फोटो दिखाऊंगा तो आप वो श्लोक की व्याख्या करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आप सोचो कि महाभारत में ये श्लोक लिखा हुआ है और रावण के पास पुष्पक विमान में, ये नहीं है कि राम ने जब रावण को पराजित किया तो पुष्पक विमान में ही बैठ के आए थे अयोध्या सीता जी को लेकर के, और उसके पहले जटायु और उसके बाद संपाति, आगे उसका भाई संपाति मिलता है। दोनों राम को यही बताते हैं कि दक्षिण दिशा की तरफ गया है पुष्पक विमान से। अगर कोई चीज है ही नहीं तो उस चीज के लिए शब्द नहीं हो सकता है। किसी भी भाषा में जब किसी चीज के लिए शब्द होते हैं इसका मतलब है कि उसका भाव है। अगर है ही नहीं तो शब्द कैसे होंगे? और शब्द जिसका अर्थ है, कोई आप शब्द बता दीजिए जो भी आपकी मातृभाषा है, कोई ऐसा शब्द बताइए जिसका जो होना, कि साहब हर आदमी के जिंदगी में, हर आदमी अपने जीवन में राम है, हर आदमी के जीवन में कोई सीता है, कुछ पा गया है या कुछ खो गया है जिसको पाना चाहता है, या कुछ पाना चाहता है जो खोया नहीं है। पाएगा कि नहीं पाएगा सबको लेकर संशय। आप सबके पास कोई न कोई सपना तो होगा, छोटा बड़ा होगा, तो उसको पाने को लेकर के आपके मन में संशय होता है कि नहीं होता है? पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होता है ना। फिर आप क्या करते हैं? अपनी ताकत को बढ़ाते हैं कि अपने सपने को पा सकें। राम यही तो कर रहे हैं, अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं, बांदरों की सेना जुटा रहे हैं, तो पुल बना रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सीता को पाने के लिए, सीता जो खो गई हैं। आपको प्रोफेसर होना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च पेपर लिखने पड़ेंगे, संबंध बनाने पड़ेंगे, इंटरव्यू देना पड़ेगा, 4 इंटरव्यू में असफलता को झेलना पड़ेगा, आत्महत्या नहीं करनी होगी। लोग तो हार जाते हैं तो आजकल मर जाते हैं, वो भी नहीं करना है, जिंदा रहना है, लड़ना है और एक दिन सफल होने की कोशिश करनी है। तो जो राम की कहानी है, जो राम की शक्ति पूजा की कहानी, वो हम सब की कहानी है। ये हमारे समाज की भी कहानी हो सकती है, हमारे देश की भी कहानी हो सकती है। और कोई कविता, कोई कला बड़ी तो तभी बनती है जब वो टाइम बदल जाने के बाद भी महत्व उसका बना रहे, कि उससे आप कुछ सीख सकें। उससे जो होरी की कहानी तो 1936 के आसपास की कहानी है। तो जो होरी है क्या 1936 में ही था? नहीं, 1836 में भी था, 1736 में भी था, और वो 2036 में भी है, और 1936 में भी नहीं, और अभी भी है। हर जगह एक होरी है। जो उस परेशानी में है वो होरी है। जो लोग सुसाइड करते रहे हैं किसान हमारे, वो होरी ही तो है, वो गोबर ही तो है। ये किसान का बच्चा जो आकर के बिल्डिंग बना रहा है यहाँ पे, वो गोबर है, उसका नाम जो भी हो।